Hello students, welcome back to our new class in science subject for class 10th. As you know, I have completed one of your chapter in physics and now I am going to start one of your chapter in chemistry, which is chapter number 2, acid, bases and salts. With this chapter I will give you the whole notes of this chapter so that you can easily memorize this chapter, know each and every bit from the notes in easy manner, and you will be able to answer the question and answers given for your exercise. So come on, let's start today this chapter. I will try to finish this chapter as well. Acid, bases and salts. What are acids and what are bases? सबसे पहले तो मैं आप लोग को बता दूं कि acids are those substances which are sour in taste. जो भी चीजें खट्टी हैं उनको हम कहते हैं acids. एसिड खट्टी मतलब नींबू के अंदर एसिड है, कच्चे आम के अंदर एसिड है, तो इस तरह से इमली के अंदर एसिड है. तो ये जितने भी खट्टी खट्टी चीजें होते हैं यही हमारे एसिड्स होते हैं. और इनका पहचान क्या है कि एसिड जो होते हैं वो लिटमस टेस्ट देते हैं और वो ब्लू को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं. यानी कि एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर इनटू रेड. अब अगर हम बात करें कि बेसेस क्या होते हैं, तो बेसेस आर दोज सब्सटेंसेस विच आर बिटर इन टेस्ट. यानी कि ऐसी चीजें जो कि कड़वे हैं टेस्ट में, अगर खाओ तो बड़ा कड़वा अजीब सा लगे, उनको हम बेसेस कहते हैं. और इनका पहचान क्या है, इनका इंडिकेटर क्या है कि बेसेस जो हैं वो रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं. तो एसिड ब्लू को रेड में करता है, बेसेस रेड को ब्लू में कर देते हैं. साबुन के अंदर एसिड पाए जाते हैं. अच्छा, सबसे बड़ी पहचान है कि जो एसिड्स होते हैं उनमें हाइड्रोजन आयन होता है, H+ आयन. यानी कि अगर हम उनको पानी में डालें तो वो H+ आयन रिलीज कर देते हैं. जबकि बेसेस के अंदर होते हैं OH, हाइड्रोक्साइड आयन. यानी कि अगर इनको पानी में डाला जाए तो ये OH- आयन रिलीज कर देते हैं. तो आइए हम लोग अपने इस चैप्टर में एसिड और बेसिस के बारे में कुछ और भी पढ़ेंगे और इस चैप्टर को बढ़िया से समझेंगे. आइए हम समझें कि केमिकल प्रॉपर्टीज एसिड्स और बेसिस के क्या क्या होते हैं, यानी कि ये किस किस तरह के रिएक्शंस करते हैं. तो सबसे पहले आते हैं हाउ डू एसिड एंड बेसिस रिएक्ट विथ मेटल्स. ये एसिड्स और बेसिस मेटल्स के साथ कैसे रिएक्शन करते हैं. तो देखिए, किसी भी एसिड को अगर हम मेटल से रिएक्शन करें, खासकर उन मेटल से जो रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर है, हम कॉपर और प्लैटिनम, मरकरी, इनका बात नहीं कर रहे हैं, हाइड्रोजन से ऊपर वाले जैसे जिंक, सोडियम, ये सब. तो अगर हम ऐसे किसी भी मेटल से रिएक्शन कराएंगे तो ये क्या करेंगे, ये हाइड्रोजन गैस लिबरेट कर देगा. ये देख रहे हैं आप, यहाँ से हाइड्रोजन गैस बाहर निकल रहा है. इसके अंदर हमने रखा था एसिड और एसिड के साथ मेटल रखा था. तो मेटल जो है वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देता है, हटा देता है. तो यानी कि एसिड और मेटल को अगर रिएक्शन कराया जाए तो वो सॉल्ट बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस लिबरेट कर देते हैं. अब यही अगर हम देखें कि मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ एसिड कैसे रिएक्शन करते हैं, तो देखिए यहाँ पे आपके पास रिएक्शन दिया जा रहा है कि ये है कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट. अगर ये HCl से रिएक्शन करता है तो ये सॉल्ट बनाता है, वाटर बनाता है और CO2 गैस बनाता है. यानी कि एसिड जब मेटल या मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से रिएक्शन करते हैं तो वो हमें क्या बना कर दे देते हैं, सॉल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड. तो ये याद रखना होगा आपको, रिएक्शन भी याद रखना होगा. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये एक बेस है. अगर हम बेस को CO2 यानी कि नॉन मेटल ऑक्साइड से रिएक्शन कराते हैं तो वहां पे हमें मिल जाता है कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि एक तरह का सॉल्ट है, और वाटर मिल जाता है. अगर हम और देखें रिएक्शन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड्स विद एसिड्स, यानी कि मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन, तो अगर मेटल ऑक्साइड एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो वो सॉल्ट और वाटर बनाता है. यहाँ पे भी हमें सॉल्ट फॉर्म होकर आ जाएगा और वाटर, एसिड का हाइड्रोजन और मेटल ऑक्साइड का ऑक्सीजन कंबाइन होकर वाटर निकाल देंगे. अगर हम नॉन मेटल्स के साथ बेस का रिएक्शन देखें तो ये भी रिएक्शन इसी तरह का होता है. अगर नॉन मेटल के ऑक्साइड को हम बेस के साथ रिएक्शन कराते हैं तो सॉल्ट एंड वाटर प्रोड्यूस हो जाएगा, प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर. तो इन सब के रिएक्शंस आपके नोट्स में भी इजी वे में दिए हुए हैं जिनको आप आसानी से याद कर सकते हैं.
व्हाट डू ऑल एसिड्स एंड ऑल बेसेस हैव कॉमन? सारे एसिड्स और सारे बेसेस में कॉमन क्या होता है? तो देखिए, चाहे कोई भी एसिड हो, कोई भी बेस हो, कॉमन आमतौर पे हम लोग एसिड और बेसेस में जो कॉमन मानते हैं वो है हाइड्रोजन आयन, यानी कि H+ आयन। हाइड्रोजन दोनों में ही पाया जाता है। एसिड के अंदर तो ये सीधा H+ के फॉर्म में पाया जाता है, जबकि बेसिस के अंदर ये OH- के अंदर में पाया जाता है। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं अगर हम एसिड्स का, तो क्या एग्जाम्पल है? तो एग्जाम्पल है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोजन पाया जा रहा है। H2SO4, हाइड्रोजन पाया जा रहा है। HNO3, नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोजन पाया जा रहा है। अगर हम बेसिस का बात करें तो जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH2, MgOH2, NaOH, KOH, तो इन सब के अंदर OH पाया जा रहा है। तो इस तरह से कॉमन H ही है जो दोनों में ही पाए जाते हैं। अगर हम किसी एसिड या बेस को वाटर में डालें तो क्या होगा? तो जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि किसी एसिड को अगर हम वाटर में डालते हैं तो वहां से H+ आयन रिलीज होता है, और अगर बेस को वाटर में डालें तो OH- आयन रिलीज होता है। ये देखिए, HCl एक एसिड है, अगर इसे वाटर से रिएक्शन कराते हैं तो H निकल जाएगा HCl का, और वो वाटर से कंबाइन करके हाइड्रोनियम आयन फॉर्म कर देगा। H3O+ इज योर हाइड्रोनियम आयन, बाकी क्लोरीन रह जाएगा। तो एसिड जो है वो H+ रिलीज कर देते हैं, और बेस जो है वो OH-, जैसे ये NaOH है, वाटर से रिएक्शन कराते हैं, देखिए OH- बाहर निकल गया। तो इस तरीके से हमारे एसिड्स और बेसेस पानी के अंदर में H+ और OH- आयंस निकालते जाते हैं। क्या होता है जब एसिड का रिएक्शन बेस के साथ हो जाए? तो वेन एवर एसिड्स रिएक्ट विद बेस, एसिड प्लस बेस, देन इट विल फॉर्म योर सॉल्ट एंड वाटर। तब ये सॉल्ट और वाटर फॉर्म कर देते हैं। तो जब भी एसिड का रिएक्शन बेस के साथ होगा बच्चों, तो वो सॉल्ट और वाटर बनाएगा। कैसे? तो एसिड के अंदर का हाइड्रोजन और बेस के अंदर का OH, ये दोनों कंबाइन करके वाटर बना देगा, और बाकी के जो दोनों पोर्शन है वो कंबाइन करेंगे और बन जाएगा हमारे पास में सॉल्ट। ओके, कम टू आवर नेक्स्ट पार्ट। हाउ स्ट्रॉन्ग आर एसिड्स और बेस सॉल्यूशन? एसिड के सॉल्यूशन और बेस के सॉल्यूशन कितने स्ट्रांग होते हैं, कितने मजबूत हैं, कि कैसे पता चलेगा कि ये एक स्ट्रांग एसिड है या एक वीक एसिड है या बेस है? तो देखिए, किसी भी एसिड और बेस की पहचान करने के लिए या उसका स्ट्रेंथ मेजर करने के लिए जो हमारे पास स्केल है, जो तरीका है, वो है pH स्केल। आप ये देख रहे हैं, pH ऐसे लिखते हैं, P छोटा H बड़ा। pH मतलब पावर ऑफ हाइड्रोजन। किसी चीज में कितना हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट है उसको हम pH कहते हैं, और इसका फॉर्मूला होता है नेगेटिव, यानी कि -log10 H+ आयन का अमाउंट। तो देखिए, pH का अगर हम कोई एक स्केल बनाएं तो हम pH के वो 0 से लेकर 14 तक में डिवाइड करते हैं, यानी कि किसी भी सब्सटेंस का pH 0 से लेकर 14 तक होता है। अगर pH 7 है तो हम उसे न्यूट्रल मानते हैं, यानी कि ना तो वो एसिड होता है ना ही बेसिक होता है। और जैसे 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 pH का वैल्यू कम होता जाता है, वैसे वैसे उसका एसिड का ताकत, एसिडिक नेचर इंक्रीज होता जाता है। उसी तरह से जैसे जैसे pH का वैल्यू इधर बढ़ता जाता है, घटने पे तो एसिड बढ़ेगा, बढ़ने पे बेस बढ़ेगा। तो जैसे जिसका pH 14 आ गया वो सबसे स्ट्रॉन्ग बेस माना जाएगा, और जिसका pH 0 आ गया वो सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड माना जाएगा। तो इस तरह से हम किसी का ताकत, एसिड या बेस का ताकत जो मेजर कर पाते हैं, वो मेजर कर पाते हैं उसके pH वैल्यूज से, कि उसका खुद का pH वैल्यू क्या है। तो हम लोग ये जान चुके हैं कि एसिड और बेस का जो स्ट्रेंथ होता है वो pH स्केल पे डिपेंड करता है। pH स्केल से पता चलता है कि कौन सा सॉल्यूशन कितना एसिडिक है और कितना बेसिक है। क्या इस pH का और भी कोई रोल है हमारे लाइफ में? देखो, जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स हैं सब pH सेंसिटिव है, सबका एक पर्टिकुलर pH रेंज है, और उसी रेंज में वो जी सकते हैं। उससे कम या ज्यादा होने पे उनका डेथ हो सकता है। यानी कि हमारे बॉडी का, हमारे ब्लड का, हम जो खाना खाते हैं उसका, सबका एक अलग अलग pH लेवल है, और वो हमारा बॉडी उसी पे एडजस्ट है। जैसे अगर हम अपने बॉडी का बात करें तो वो pH रेंज 7 to 7.8 पे काम करता है। बहुत सारे बैक्टीरियाज होते हैं जिनको कम pH रेंज चाहिए होता है या ज़्यादा pH रेंज चाहिए होता है। जो एसिड रेन होता है, जो बारिश का पानी होता है एसिड रेन वाला, देखो उसका pH रेंज 5.6 हो गया है।
यानी कि 7 से बिलो, और 7 से बिलो होने पे वो उसका नेचर एसिडिक हो जाता है। ठीक इसी तरह से हमारा जो बैकयार्ड होता है, आंगन होता है, या घर का पिछवाड़े का साइड होता है जहाँ पे मिट्टी विट्टी होता है और बहुत सारे पौधे उगाते हैं, तो उस मिट्टी का भी एक पर्टिकुलर पीएच लेवल होना चाहिए, नहीं तो उसमें पौधे ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो वहाँ पे भी हमें सॉइल के पीएच को मेंटेन करके रखना होता है। जो हम डाइजेशन पे हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, जो खाने पीने का है, आपको पता है कि डाइजेशन के दौरान हमारे पेट में एक एसिड रिलीज होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो फूड को डाइजेस्ट करता है। तो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए भी एक पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ पीएच चाहिए होता है। अगर उससे कभी कभी ज़्यादा पीएच अगर हो जाए तो हमें एसिडिटी हो जाता है, और ऐसे केस में हम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं, उसको अगर हम ले लें, यूज़ कर लें, तो हमारे एक्सेस एसिड को न्यूट्रलाइज कर सकता है और हमें गैस नहीं होगा या हम गैस से बच जाएंगे। तो डाइजेशन सिस्टम के लिए भी हमें एक पर्टिकुलर पीएच वैल्यू चाहिए होता है। अब पीएच चेंज एज द कॉज ऑफ टूथ डिके, दांतों का गिर जाना समय से पहले, ये भी कारण होता है पीएच चेंज का, क्योंकि हमारे मुंह का एक पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ पीएच होना चाहिए, तो और उसका वैल्यू 5.5 से कम होना चाहिए। लेकिन कभी कभी इसका पीएच वैल्यू बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, यानी कि मुंह ज़्यादा एसिडिक हो जाता है, और हमारे माउथ के ऊपर में जो एक इनेमल है वाइट कलर का, वो ज़्यादा एसिडिटी की वजह से, एसिडिक नेचर की वजह से डिग्रेड करने लगता है। या हम चॉकलेट खाते हैं, शुगर का आइटम खाते हैं, वो हमारे मुंह में रहता है, तो उसका नेचर भी एसिडिक है, तो वो उसको ख़त्म कर देता है। यही जब हम सुबह सुबह टूथपेस्ट करते हैं, तो टूथपेस्ट का नेचर है बेसिक, रात भर सोने की वजह से मुंह का नेचर ज़्यादा एसिडिक हो जाता है, सुबह टूथपेस्ट करते ही वो हमारे मुंह का एसिड और टूथपेस्ट का बेस, ये दोनों कंबाइन करके न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, और तब हमें फील होता है कि हमारा मुंह बिल्कुल साफ हो गया। तो सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म है केमिकल वारफेयर का। बहुत सारे जानवर जो हैं वो इस एसिडिक नेचर का यूज करते हैं अपने आप को बचाने के लिए और दूसरों को मारने के लिए। जैसे मधुमक्खी जब काटती है तो उसका जो स्टिंग होता है, जो वो डंक लगाती है, तो उस डंक से वो एक एसिड हमारे बॉडी में छोड़ देती है, जिसकी वजह से हमें जलन होता है, दर्द होता है। ऐसे ही सांप, बिच्छू, बहुत सारे एनिमल्स जो हैं वो अपने आप को बचाने के लिए इस एसिडिक नेचर का यूज करते हैं। आगे बढ़ते हैं, हम लोग कुछ और सॉल्ट्स के बारे में जानते हैं। सॉल्ट्स आप जानते हैं कि जब एसिड और बेस आपस में कंबाइन करते हैं तो वो न्यूट्रलाइज हो जाते हैं और सॉल्ट्स बनाते हैं। तो बहुत तरह के सॉल्ट्स होते हैं। अगर हम पीएच ऑफ सॉल्ट का बात करें तो सॉल्ट का पीएच होता है 7, यानी कि न्यूट्रल, ना एसिडिक ना ही बेसिक। लेकिन कई सारे सॉल्ट्स जो हैं उनमें हो सकता है कि एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा हो, यानी कि वो 7 से थोड़ा कम हो जाएगा पीएच उनका। कई सारे सॉल्ट में थोड़ा बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है तो उनका पीएच 7 से थोड़ा बढ़ के और ज़्यादा हो जाता है। यानी कि सॉल्ट भी ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से 7 ही रहेंगे, हो सकता है कि स्लाइटली वो एसिडिक नेचर ज़्यादा रखते हों या स्लाइटली बेसिक नेचर ज़्यादा रहते हों। जिनका एग्जैक्टली 7 आएगा वही सॉल्ट पूरी तरह से न्यूट्रल होंगे। जिनका 7 से थोड़ा भी कम हुआ उनका नेचर स्लाइटली एसिडिक, और जिनका नेचर पीएच वैल्यू 7 से थोड़ा भी ज़्यादा हुआ उनका नेचर स्लाइटली बेसिक हो जाता है। केमिकल्स फ्रॉम कॉमन सॉल्ट, आप देख रहे हैं दांडी मार्च जो गांधी जी ने कराया था नमक बनाने के लिए, आप सबको पता है इसके बारे में। तो सॉल्ट हमारे लाइफ के लिए बहुत ही ज़रूरी है। एक तो खाने में नमक के लिए ज़रूरी है, जो हम भोजन करते हैं बगैर नमक कुछ नहीं होगा। सॉल्ट के अंदर जो आयन्स हैं, सोडियम आयन, क्लोरीन आयन, ये हमारे बॉडी को प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए भी ज़रूरी हैं। लेकिन इन कॉमन सॉल्ट से हम कई सारे केमिकल्स भी बना सकते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं कि हम इनसे कौन कौन सा केमिकल्स बना सकते हैं। तो कॉमन सॉल्ट एक रॉ मटेरियल है बहुत सारे केमिकल्स के लिए। इसमें पहला एग्जांपल है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे बनाया जाता है? तो देखिए पहले इसका रिएक्शन, ये सोडियम क्लोराइड से बनाया जाता है। जब सोडियम क्लोराइड को हम वाटर से ट्रीट कर देते हैं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है, क्लोरीन गैस बनता है और हाइड्रोजन बनता है। और इस रिएक्शन को हम क्लोर एल्कली प्रोसेस कहते हैं।
यानी कि क्लोरीन वाला अल्कली। तो क्लोरीन अल्कली के साथ क्लोर अल्कली प्रोसेस हम इसको बनाते हैं। इसका फिगर भी आपको यहाँ दिखाया जा रहा है। यहाँ एक एनोड है और एक कैथोड है। वाटर में हमने घोल लिया है सोडियम क्लोराइड को, यानी कि नमक का पानी है ये। इस नमक के पानी का एक स्पेशल नेम है और वो है ब्राइन सॉल्यूशन। तो जब ब्राइन सॉल्यूशन यानी कि नमक का पानी या नमक का घोल, पानी नमक का घोल हम एक टैंक में ले लेते हैं, वहाँ एक एनोड और कैथोड ले लेते हैं। तो जब हम बिजली पास कराते हैं तो ये नमक NaCl का पानी टूटता है, ब्रेक डाउन होता है। एनोड पे बनता है क्लोरीन और कैथोड पे बन जाता है हाइड्रोजन, और रिएक्शन हमारा कंप्लीट हो जाता है। एनोड पे क्लोरीन, कैथोड पे हाइड्रोजन, और एज अ बाई प्रोडक्ट हमें मिल जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। इस NaOH को हम टैंक की दूसरी साइड से निकाल लेते हैं बाहर। इस प्रोसेस को हम कहते हैं क्लोर अल्कली प्रोसेस। सेकेंड कंपाउंड हमारे पास है ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर क्या है? एक ऐसा पाउडर है जो बहुत सारी चीज़ों का रंग उड़ाने के काम में लाया जाता है। चीज़ों का रंग उड़ाना हो तो हम ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल कर लेते हैं। जैसे आप देख पा रहे हैं कि इसका रिएक्शन क्या है, तो CaOH होल ट्वाइस, ये एक बेस है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जब हम इसे क्लोरीन से ट्रीटमेंट करते हैं, रिएक्शन कराते हैं, तो CaOCl2, ये फॉर्मूला है ब्लीचिंग पाउडर का, CaOCl2। तो CaOCl2 यानी कि ब्लीचिंग पाउडर फॉर्म हो जाता है। कहाँ यूज करते हैं हम इस ब्लीचिंग पाउडर का, क्या इस्तेमाल है? तो ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल रंग उड़ाने के लिए किया जाता है। कॉटन यानी कि कपड़े का रंग उड़ाने के लिए टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, ताकि रंग उड़ाकर उस पर कोई नया रंग डाला जा सके। या ये जो पेपर वाइट बना हुआ है, ये लकड़ी का बना है, वुड पल्प का बना है। तो वुड पल्प का अपना कलर जो है वो ब्राउन होता है, तो उसके इस ब्राउन कलर को उड़ाने के लिए भी हम ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल करते हैं। या बहुत सारे पुराने कपड़ों का रंग उड़ाकर उस पर नया रंग चढ़ाने के लिए, जैसे लड़कियां दुपट्टे वगैरह कलर करवाती हैं, तो उसमें भी ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल होता है। इसके अलावा केमिकल इंडस्ट्री में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में किसी में ऑक्सीजन ऐड करना है तो उसे हम कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, उसके रूप में इसका इस्तेमाल होता है। और पानी को साफ करने में, जो पानी में कई तरह के कीटाणु होते हैं, ड्रिंकिंग वाटर को जर्म से फ्री करने में इस्तेमाल होता है ब्लीचिंग पाउडर का। नेक्स्ट कंपाउंड है बच्चों हमारा बेकिंग सोडा। इसे हम सोडियम बाइकार्बोनेट के नाम से भी जानते हैं, और फॉर्मूला होता है इसका NaHCO3। आप देख रहे हैं NaHCO3, ये है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम या जिसका तीसरा नाम कॉमन नेम बेकिंग सोडा होता है। बेकिंग सोडा का इस्तेमाल होता है केक बनाने के लिए, ब्रेड बनाने के लिए। इसके इस्तेमाल से क्या होता है कि जो ब्रेड और केक होते हैं वो हमारे सॉफ्ट हो जाते हैं और फ्लफी यानी कि फूले फूले बन जाते हैं। तो आइए देखते हैं हम इसको बनाते कैसे हैं। इसको बनाने के लिए भी हम NaCl का इस्तेमाल करते हैं, जो कॉमन सॉल्ट है। NaCl प्लस वाटर प्लस CO2 प्लस एक खास एक और मटेरियल हमें यहाँ यूज करना पड़ता है, दैट इज ये क्या है, ये है अमोनिया। तो जब सोडियम क्लोराइड, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया को आपस में मिक्स कराते हैं तो बनता है अमोनियम क्लोराइड NH4Cl और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो इस तरीके से हमारा ये सोडा बनकर तैयार हो जाता है। अब ये जब बेकिंग सोडा बना, इसका इस्तेमाल कुकिंग में होगा, तो वहाँ होता क्या है कि वो फ्लफी बन जाता है। तो ये जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, जब हम खाने में इसको मिलाते हैं और खाना पकाने के लिए खाने को गर्म करते हैं, हीट करते हैं, तो ये सोडियम कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाता है, वाटर में कन्वर्ट हो जाता है और CO2 गैस निकलता है। तो इस बेकिंग सोडा से जो CO2 गैस चारों तरफ निकलता है, वो CO2 गैस ही खाने पीने की चीज़ों को फ्लफी बना देता है, फूला हुआ सा बना देता है। आइए देख लें इसका यूज़ क्या है। एक तो खाना पीना बनाने में होता है, ये तो आपने देख ही लिया। और बेकिंग पाउडर जो मार्केट में हमें मिलता है, उसमें बेकिंग सोडा के साथ साथ एक और चीज़ मिला हुआ होता है जिसे हम कहते हैं टार्टरिक एसिड। अगर हम सिर्फ बेकिंग सोडा मिलाएंगे तो खाने की चीज़ कड़वी हो जाएगी, तो उसका कड़वापन हटाने के लिए उसके अंदर टार्टरिक एसिड मिलाया जाता है। इसका इस्तेमाल जो होता है एंटासिड में भी किया जाता है। अगर पेट में गैस ज़्यादा हो तो आप सोडा पी लीजिए, आपके पेट का गैस खत्म हो जाएगा। और सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर में,
ये जो लाल लाल रंग के सिलेंडर लगे होते हैं आग बुझाने वाले, उसमें भी बेकिंग सोडा का इस्तेमाल होता है। फिर हम आते हैं वॉशिंग सोडा की तरफ, यानी कि कपड़े धोने वाला सोडा। इसका फॉर्मूला है Na2CO3.10H2O, यानी कि सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, यानी कि 10 वाटर मॉलिक्यूल जब इसमें मिक्स हो जाते हैं तो ये वॉशिंग सोडा बन जाता है। तो बनाने का तरीका क्या है बच्चों? प्रिपरेशन मेथड, दिस इज योर सोडियम कार्बोनेट। इसको अगर हम हाइड्रेट करते हैं, मीन्स वाटर से ट्रीट कर दें, तो ये Na2CO3.10H2O बना देगा। अब ये वॉशिंग सोडा का काम क्या क्या होगा, यूजेस क्या होगा इसका? तो इसका इस्तेमाल होता है ग्लास बनाने में, शीशा बनाने में, साबुन बनाने में, पेपर इंडस्ट्री में। इसके अलावा बहुत एक सोडियम कंपाउंड है बोरैक्स, इसका इस्तेमाल बोरैक्स बनाने में भी किया जाता है। ये बोरैक्स क्या है? तो ये एक तरह का एंटी इन्फेक्टेंट है, यानी कि कीटाणुओं को मारने का ये दवाई है। कभी कभी हमारे आँख में इन्फेक्शन हो जाता है तो आँखों में भी बोरैक्स का पाउडर डाला जाता है, और इस बोरैक्स के पाउडर का इस्तेमाल कैरम बोर्ड खेलने में भी किया जाता है क्योंकि ये बहुत ही चिकना होता है। इसके अलावा घरों में साफ सफाई या लॉन्ड्री में साफ सफाई का काम करने में इसको इस्तेमाल किया जाता है। परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर को रिमूव करने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो जो हमारे पास क्रिस्टल्स होते हैं, पहले Na2CO3 क्रिस्टलीन फॉर्म में है, पाउडरी फॉर्म में है ये Na2CO3, इसको हम वाटर मिलाते हैं तब बन जाता है ये वॉशिंग सोडा। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस हमारा नेक्स्ट कंपाउंड होगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बनता है? तो ये जिप्सम से बनाया जाता है। जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है? तो जिप्सम का फॉर्मूला होता है CaSO4.2H2O। ये देखिए यहाँ हाफ H2O दिया हुआ है, ये POP का है। अगर CaSO4.2H2O हो और हम इसको गर्म करें तो 1.5 H2O बाहर निकल जाएगा, 1.5 वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा, सिर्फ हाफ मॉलिक्यूल वाटर का यहाँ बच जाएगा। तो जब हाफ मॉलिक्यूल का वाटर बच जाएगा, इसी को हम कहते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का खास गुण क्या है कि अगर हम इसको फिर से इसमें पानी मिला दें तो ये वापस फिर से जिप्सम बना देता है, और जिप्सम का प्रॉपर्टी है कि वो थोड़े समय में फिर से हार्ड हो जाता है। इसी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके इससे हम स्टैच्यू, यानी कि बहुत तरह की मूर्तियां बनाते हैं, ऑर्नामेंट्स बनाते हैं, और घर के जो छत होते हैं, छत पे जो डिज़ाइन बनता है पंखे के आसपास गोल सा, या किनारों पे टेढ़े डिज़ाइन, फूल पत्ती के डिज़ाइन, वो भी बनते हैं। साथ ही इसका इस्तेमाल होता है मेडिकल फील्ड में। अगर किसी का हाथ पैर टूट जाए तो उसको प्लास्टर चढ़ाया जाता है, तो उस प्लास्टर के अंदर में भी ये POP डाला जाता है ताकि वो उस जगह को बिल्कुल हार्ड कर दे और उसका हाथ पैर बिल्कुल जैसे था वैसे ही फिक्स रहे, वो टेढ़ा मेढ़ा ना हो। कब तक? जब तक उसका प्लास्टर नहीं कटे और उसका हड्डी पूरी तरह से अपनी जगह पे जम ना जाए। तो स्टूडेंट्स, इस तरीके से आपका ये चैप्टर ख़त्म हो रहा है। मेरा ये कहना है आप लोगों को कि इस वीडियो में मैंने जितनी भी बातें बताई हैं उन सभी बातों को आप 2-3 बार तो पहले इस वीडियो को देख लीजिए, फिर मैं इस चैप्टर का पूरा नोट्स आपको भेज रहा हूँ, आप उस नोट्स को याद कर लीजिए। फिर ये क्वेश्चन आंसर्स भी मैं साथ में भेज दे रहा हूँ, इन क्वेश्चन आंसर्स को ट्राई कीजिए। जो भी क्वेश्चन नहीं बने वो मुझे आप बताइए। तो इस तरह से हम लोगों ने केमिस्ट्री का ये चैप्टर कंप्लीट किया है। नेक्स्ट टाइम मैं कोई और चैप्टर का वीडियो बनाकर आपको दूंगा। तब तक आप इस चैप्टर को कंप्लीट कीजिए। ऑप्टिक्स पढ़ाया था उसको याद कीजिए, उसका न्यूमेरिकल ट्राई कीजिए। अगर कोई भी दिक्कत होता है तो मुझे मेरे यूट्यूब में कांटेक्ट कीजिए। जो भी मेरा अगला वीडियो होगा उसमें हम कोशिश करेंगे कि आप लोग के डाउट्स को दूर किया जाए। तो होपफुली आप सब लोग अपने घर पे पढ़ रहे होंगे, और जब फिर से स्कूल खुलेगा तो फिर से वापस पढ़ाई स्टार्ट हो जाएगा। तब तक जो भी हमारे पास मेथड्स हैं उन मेथड्स के थ्रू आप लोग अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। आई एम होपफुल कि आप लोग हमें मेरी बताई हुई बातों को ध्यान देंगे। और एक काम और कीजिए, इस वीडियो को दूसरे बच्चों को भी शेयर कीजिए, इसके लिंक को,
ताकि जो दूसरे हमारे स्टूडेंट्स हैं जो किसी वजह से नहीं ध्यान दे पा रहे हैं उनके पास ये हमेशा रहे और वो कभी भी इस लिंक पे जाकर इस वीडियो को देख सकें। और हाँ, मेरे इस वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब करना ये आपके हाथ में है। कोशिश कीजिए कि सब्सक्राइब करके रखिए ताकि जो भी वीडियो मैं डालूं वो डायरेक्टली आप तक पहुंच जाए। तो स्टूडेंट्स, टेक केयर। आप लोग पूरा ध्यान देंगे कि आपको कैसे आगे अपने आप को पढ़ाई में ढाल के रखना है। स्कूल खुलेगा तो डायरेक्टली आपके जितने भी डाउट्स होंगे वो क्लासरूम के अंदर में सॉल्व किए जाएंगे। टेक केयर, सेफ रहो, स्टे एट होम।